बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, गोगी भट्ट की गुज़िश्ता रोज़ होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करूंगा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो खौफनाक इल्ज़ामात लगाए गए अमीर बलाच के हवाले से, कुछ पुलिस अफसरान के हवाले से और अपनी बेगुनाही के हवाले से जो गोगी भट्ट ने इस्तफ़सार किया, वो अपनी गवाही, अपनी सच्चाई पुलिस अफसरान के सामने भी लेकर आए, लेकिन उनकी बात अभी तक किसी ने नहीं सुनी, ना किसी ने मानी है। बल्कि जो जेआईटी बनी थी उसने उनको गुनहगार लिखा हुआ है और वही जो अपना मिसल है, वही ज़िमनी जो है वो अदालतों में पेश हो रही है। जबकि गोगी भट्ट का ये कहना है कि उसके साथ सख्त ज़्यादती हो रही है। एक पुलिस अफसर डीएसपी ओहदे का, जिसका नाम मियां शफकत है, वो उस जेआईटी का हिस्सा है और वो उसके मुतल्लिक जो उन्होंने फरमाया है वो ये फरमाया है कि वो डीएसपी साहब जो हैं वो ट्रकावाला ख़ानदान के कारी ख़ास हैं और ये सब उनकी कुर्बत में उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। और दूसरा, गोगी भट्ट ने एक और इल्ज़ाम लगाया कि वो इतना अरसा जो रूपोश रहे और इस दौरान वो ज़मानत करवा कर उन्होंने सरेंडर नहीं किया, पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। उसकी जो है उन्होंने एक बड़ी वजह बताई है, वो ये बताई है कि ट्रकावाला ख़ानदान ने उनके कत्ल का प्लान कर रखा था और एक वकला का ग्रुप है जो उस प्लानिंग में शामिल था और उन्होंने ट्रकावाला ख़ानदान को जो है वो इंफॉर्मेशन पास करनी थी, जिस के बाद जो शूटर्स उन्होंने हायर किए हुए थे, उन शूटर्स ने गोगी भट्ट का पर हमला करना था, उनको मारना था। गोगी भट्ट इस दौरान पेश तो ना हुए, लेकिन वो शूटर जो गोगी भट्ट के लिए हायर किए गए थे, उन्होंने गोगी भट्ट के बिनोई जावेद भट्ट को मार डाला। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो गोगी भट्ट ने की, इसके मुतालिक डिटेल से गुफ्तगू करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे तमाम तर हालात, तमाम तर मामलात। सबसे पहले गोगी भट्ट ने बताया कि वो अमीर बलाच के कत्ल के हवाले से गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि अमीर बलाच जो है उसके कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं बेगुनाह हूँ। माजी में जो जेआईटी बनी थी डीआईजी इमरान किश्वर की सरबराही में और आफ्ताब फुलरमान जो एसपी थे, उन्होंने जब ये सीसीडी से पहले ओसीयू था, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट, उसके वो सरबराह थे। उन्होंने जो तफ्तीश की थी अमीर बलाच के कत्ल की, उस हवाले से उन्होंने तमाम तर वसाइल बरूए कार लेकर आए। उस हवाले से उन्होंने जियो फेंसिंग करवाई, मोबाइल डाटा इकट्ठा किया, रिकॉर्ड इकट्ठा किया, लोकेशंस ली। फिर सबसे बड़ी बात कि जो मौके से लोग गिरफ़्तार हुए थे इस अमीर बलाच के कत्ल में, उसमें तीफ़ी भट्ट का एक अपना करीबी ससुराली अजीज़ था, बुलावल था, और जो शूटर्स थे, जो गिरफ़्तार 3-4 लोग जो हुए थे, उस हवाले से फिर एहसन शाह जो मेन किरदार था अमीर बलाच के कत्ल का, वो भी गिरफ़्तार रहा। उनसे मुकम्मल तफ्तीश की गई, लेकिन किसी ने भी तफ्तीश के दौरान गोगी भट्ट का अमीर बलाच के कत्ल के हवाले से कोई लिंक नहीं जोड़ा, कोई इंकशाफ नहीं किया और ना ही पुलिस की अपनी तफ्तीश के दौरान गोगी भट्ट जो है वो गुनहगार कहीं किसी जगह पर साबित हुआ हो। गोगी भट्ट का भी यही कहना है कि मैंने पुलिस अफसरान के सामने पेश होकर, जेआईटी के सामने पेश होकर, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जिशान साहब हैं उनके सामने पेश होकर उनको यही कहा कि मुझे सिर्फ इतना बता दें, मुझे इतना मेरे सवाल का जवाब दे दें कि मुझे गुनहगार किस बेस पर लिखा गया है। सारा रिकॉर्ड, माजी की जेआईटी, जियो फेंसिंग, सीसीटीवी कैमरे, लोगों के घरों पर, मार्केटों में जो कैमरे लगे हुए हैं, कहीं किसी जगह पर कोई बंदा ये साबित कर दे कि मैं कहीं किसी कैमरे में मौजूद हूँ, मौके पर मौजूद हूँ, मेरी जो शूटर्स थे उनके साथ या जो मुल्ज़मान गिरफ़्तार किए हैं उनके साथ मेरा कोई राब्ता, मेरा कोई ताल्लुक़ उनके साथ, हत्ता तक कि उन्होंने ये भी कहा कि तीफ़ी भट्ट मेरे कज़न हैं, मेरे बड़े भाई हैं, उनके साथ अगर साबित कर दें कि मेरा कोई राब्ता, मेरा कोई ताल्लुक़, इस हवाले से कोई गुफ्तगू हो, तो मैं देनदार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मुझे चालान भी करें और मैं उसकी सज़ा भुगतने के लिए भी तैयार हूँ। गोगी भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि तीफ़ी भट्ट से कोई 3 से 4 साल का अरसा गुज़र चुका है, मेरी नाराज़गी हुई है, मेरा उनसे ना कोई राब्ता है, ना कोई वास्ता है, तो नाराज़गी की वजह से तो इस अरसे से हम एक दूसरे को बुलाते भी नहीं हैं। उसकी वजह भी बताई कि तीफ़ी भट्ट के जो सगे बड़े भाई हैं ख्वाजा अज़हर गुलशन, उनकी वजह से कुछ नाराज़गी हुई थी, तो उस वजह से मेरा 3 से 4 साल का अरसा गुज़र चुका है, मेरा ना कोई राब्ता है, ना कोई उनसे वास्ता है मेरा।
उन्होंने काफ़ी सवालात जेआईटी के सामने अपने भी रखे, लेकिन उनका मौक़िफ़ ये था कि जब वो अपने दिफा में कोई सवाल करते थे या कुछ पूछते थे, कोई वजह उनको गुनहगार लिखने की, तो आगे से पुलिस अफसरान जो थे वो खामोश रहते थे, कोई जवाब नहीं देते थे, बल्कि माजी में चले जाते थे कि वो तुम्हारे खिलाफ वो टीपू के कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ था, ईवान अदल में 5 कत्ल हुए थे, जब टीपू पर अटैक हुआ था वो भी तुम्हारे पर FIR थी। तो उन्होंने कहा कि उनमें तो मैं गिरफ्तार भी नहीं हुआ, जेल भी नहीं गया, सब में मैं बरी हूँ, तो उनका तस्करा करने का फ़ायदा क्या है, जब जिन मुकदमात में बरी हो चुका हूँ और मेरा वाकई में उनसे भी कोई ताल्लुक़ नहीं था, जिस तरह से अमीर बलाच के कत्ल से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन आगे से पुलिस अफसरान के पास कोई जवाब नहीं था। गोगी भट्ट ने बरमला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उस GIT में एक DSP हैं, पहले उन्होंने कहा कि उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, बाद में बता दूंगा, लेकिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके मुंह से उसका DSP का नाम निकल गया। उन्होंने उस DSP का नाम मियां शफकत बताया। ठीक है, तो वो मियां शफकत उस JIT का कहते हैं कि हिस्सा भी हैं, उस टीम में तफ्तीश जब हो रही थी उसमें बैठे भी हुए थे, और वही बार बार जो सवालात थे पुराने माजी के वो किया करते थे। बाकी अफसरान जो थे उन्होंने कोई ऐसे सवालात नहीं किए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो बड़ा पुरुमीद था और मैं बड़ा अफसरान से इस चीज़ का मुझे था कि इस केस में मेरिट किया जाएगा, और जिस तरह से अमीर फाते का स्टेटस है जावेद भट्ट के कत्ल के हवाले से, तो मेरा तकरीबन वही स्टेटस अमीर बलाच के कत्ल में है। तो मुझे तो यही था कि मुझे अपना बेगुनाह, जो पहली टीम ने लिखा था, अफसरान इनसे बड़े अफसरान थे जिनकी सरबराही में JT बनी हुई थी, उन्होंने मुझे बेगुनाह करार दिया था, तो ये मुझे किस तरह से गुनहगार लिख सकते हैं। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि अमीर फाते जो एक कत्ल का मुल्ज़म है, उसको मुल्ज़म के तौर पर वो पेश होता है अदालतों में भी, उसको 4-4 डाले, 4-4 मोटरसाइकिलें पुलिस वालों ने सिक्योरिटी के नाम पर दे रखी हैं। तो क्या मेरा वो स्टेटस नहीं बनता? मैं अगर अपनी सिक्योरिटी के लिए कोई 2-4 गाड़ियां लेकर मैं जाता हूं अदालत में, अपनी सिक्योरिटी, मुझे पुलिस तो सिक्योरिटी फराहम नहीं करती, ठीक है, मैं बतौर मुल्ज़म पेश होता हूँ। एक तरफ एक मुल्ज़म जो है 302 के मुकदमे में नामजद है, उसको पुलिस सिक्योरिटी फराहम करती है, अपनी निगरानी में लेकर जाती है, अपनी निगरानी में वापस छोड़ कर आती है। तो मैं अगर 2-4 लोग अपना गाड़ियों में अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ अगर जाता हूं, तो उसका वावेला मचाते हैं, उस पर एतराज़ करते हैं, उस पर शोर करते हैं। तो इंसाफ का ये जो दोहरा मयार है, इस पर मुझे एतराज़ है। गोगी भट्ट ने ये भी बताया कि हम पर जो हमला होना था, जो अटैक होना था माजी में, वो 2 रॉकेट लॉन्चर और 12 गोले जो थे वो किसके घर से बरामद हुए थे, किस पुलिस अफसर के घर से बरामद हुए थे। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि बोला गाड़ी नामी शख्स गिरफ्तार हुआ था, उसने इंकशाफ किया था, उसने उस पुलिस अफसर का नाम भी बताया था। नौलखा थाने में FIR भी दर्ज है, उसमें सारा तस्करा है, उस केस की तफ्तीश के हवाले से चेक कर लें। एक इल्ज़ाम उन्होंने और लगाया कि 2024 में उनके खिलाफ को 4-5 FIR दर्ज हुई। वो उस वक्त के CCPO गुलाम महमूद डोगर माजी में जो रह चुके हैं, उनके इमा पर, उनके कहने पर दर्ज की गई झूठी FIR थी, और वो भी 1 माह में खारिज हो गई थी। अब देखने वाली बात यह है कि जो अमीर बलाच के कत्ल में गोगी भट्ट को गुनहगार लिखवाया गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ना किसी ज़रिए से, किसी ना किसी तरीके से कोई गुलाम महमूद डोगर का इन्फ्लुएंस हो उनको गुनहगार लिखवाने में, ये भी एक सवाल है। तो बहरहाल इस हवाले से गोगी भट्ट का कहना है कि वो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। जो पुलिस अफसर ने उन पर 5 FIR दर्ज करवाई हैं, उनको तोहफ़ा दिया 5 FIRs का, पुलिस मुकाबलों की FIR थी, उसमें कोई कब्ज़े की थी, वो उसके पीछे की भी उन्होंने सारी स्टोरी बनाई है। जो गुलाम महमूद डोगर ने FIRs करवाई थी, वो उनसे क्या काम लेना चाहते थे और क्या करवाना चाहते थे, वो सारी डिटेल उन्होंने शेयर की हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे एक खौफनाक चीज़ उन्होंने बताई अमीर बलाच के मुतल्लिक, उन्होंने कहा कि अमीर बलाच को सोशल मीडिया पर, ये काफ़ी सवालात भी उनसे किए गए रिपोर्टर हज़रात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, अमीर बलाच के हवाले से जब सवाल हुए तो उन्होंने कहा कि अमीर बलाच को सोशल मीडिया पर उसके कत्ल के बाद जिस कदर मासूम गर्दाना गया है और जिस कदर उसके साथ जुल्म का वावेला किया गया है, वो एक सेपरेट इशू है। लेकिन बलाच की अपनी ज़िंदगी में अगर आप उसके किरदार के हवाले से बात करें, या अगर आप उसके माजी में जाएं, जो कुछ वो करता था, और उसके ख़िलाफ़ 7 FIR दर्ज हैं। ग्वाल मंडी में किसी को गोली मरवाई, ग्वाल मंडी में नसीराबाद में फायरिंग करवाई, और कत्ल का भी FIR एक बता रहे थे, उनका 7 FIR उसके ख़िलाफ़ दर्ज हैं। तो इतना कोई सादा इंसान वो भी नहीं था।
जिसके मुतल्लक इतना वावेला मचाया गया कि वो मासूम, ज़्यादती, जुल्म, जैसे हम दुनिया के ज़ालिम तरीन अफराद हैं। अगर हम ज़ालिम होते, हमने लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की होती, तो जब ग़ुलाम महमूद डोगर ने मसाजिद में ऐलानात करवाए कि गोगी भट्ट के साथ किसी का कोई मामला है, किसी का कोई लेन देन है, किसी के साथ उसने बदमाशी की है, किसी से भत्ता वसूल किया है, किसी की जगह पर कब्जा की है, अगर किसी के पास कोई भी ऐसी कोई बात है, कोई कार्रवाई करवाना चाहता है, तो वो आके हमें दरख्वास्त दे, गोगी भट्ट के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कोई भी जो है वो दरख्वास्त गुजार पुलिस तक ना पहुंच सका, पुलिस को ना मिला, कोई पुलिस के पास नहीं गया था। अमीर बलाच के हवाले से जो खौफनाक इल्ज़ाम गोगी भट्ट ने लगाया, बल्कि इल्ज़ाम के लगाया, उनके पास वो वीडियोस मौजूद हैं। वो उन्होंने कहा कि अमीर बलाच अपनी ज़िंदगी में उसकी जो कंपनी थी, जो उसका रहन सहन था, जो उसकी अपना रोज़मर्रा की रूटीन थी, उसमें देखें कि वो किस तरह से लड़कियों के साथ वक्त गुजार रहा है और क्या क्या नशे कर रहा है। ये सारी चीज़ें उन्होंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने रखी। उनका ये कहना है कि ये अमीर बलाच का कत्ल जो है कोई ऐसे ही नहीं हुआ, इसके पीछे के महरक़ात जो है वो भी पुलिस अफसरान को देखने चाहिए और उसका माजी भी देखना चाहिए, और जो कुछ इस दुश्मनी के हवाले से अमीर बलाच की तरफ से अपना किया गया है, उन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। और इस हवाले से मैं पहले भी अपने कई व्लॉग्स में कह चुका हूँ कि तीफ़ी भट्ट के बच्चों की ज़िंदगी पर जब बात आई, जब इस चीज़ का यकीन हो गया कि तीफ़ी भट्ट के बच्चे जो हैं वो इस दुश्मनी की नज़र हो जाएंगे, आगे ख़ानदानों में ये दुश्मनी मुंतकिल होगी, फिर उसके बाद जो था ये इंतहाई कदम उठाया गया था। तो ये गोगी भट्ट ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस हमें जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उन इल्ज़ामात में कितनी सदाकत है, ये तो वो अपना जिन जिन पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं वही इसका जवाब दे सकते हैं, वही अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं कि इन इल्ज़ामात में कितनी सच्चाई है और किस कदर इस केस के हवाले से गुनहगार है या नहीं है। और अब देखना यह है कि 15 तारीख जो गुजरी थी वो गोगी भट्ट के पेशी का दिन था, अब से कुछ 4 दिन 5 दिन पहले। अब उस पेशी पे जो अपना नया ऑर्डर किया गया है वो मेरे ग़ालिबन 23 तारीख को बुलाया गया है, और 23 तारीख को जब बुलाया है तो वहाँ पर पुलिस को भी कहा है कि वो अपनी फ़ाइनल फाइंडिंग लेकर आएँ, तमाम तर रिकॉर्ड पेश करें। दोनों पार्टियों के वकला को पाबंद किया है कि वो आएँ और आकर बहस करें और अपना मौक़िफ़ सामने रखें और मौक़िफ़ को साबित करें। तो उसके बाद गोगी भट्ट की ज़मानत कैंसिल होनी है या उनकी ज़मानत कन्फर्म होनी है, इसका फ़ैसला अदालत करेगी। बाकी मामला जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हैं, उस हवाले से जो एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करना भूल गया शायद, कि वो गोगी भट्ट ने एक बात कही कि मैं इतना अरसा जो रूपोश रहा हूँ, जो इतना अरसा मफरूरी काटी है, उसकी एक मेन वजह ये भी थी कि ट्रक्का वाला ख़ानदान ने मेरा कत्ल प्लान किया हुआ था। और वो एक वकला का ग्रुप है, बड़े नामवर वकला हैं, वो वकला का टोला, उन्होंने कहा कि वो है वहाँ पर ट्रक्का वाला ख़ानदान के साथ, उनके ज़िम्मे ये इस प्लानिंग का वो हिस्सा थे, उनके ज़िम्मे ये लगा हुआ था कि गोगी भट्ट अगर अदालत में ज़मानत के लिए पेश होता है, अपनी ज़मानत बेल बिफोर अरेस्ट के लिए, तो वो सिर्फ़ हमें इतला देनी है उन्होंने कि गोगी भट्ट अदालत आया हुआ है। ठीक है, ये मफरूरी के दौरान की बात बता रहा हूँ कि उस दौरान जो प्लान किया गया था जावेद भट्ट के कत्ल से पहले की प्लानिंग आपको बता रहा हूँ। तब अगर गोगी भट्ट अदालत में आता है, और उन वकला की बाकायदा ड्यूटी लगी हुई थी, उन्होंने अपने लोगों को अपॉइंट किया हुआ था कि वो ट्रक्का वाला ख़ानदान के जो रूए रवा हैं उनको सिर्फ़ इतला करें कि गोगी भट्ट अदालत में आया हुआ है। उसके लिए जो था कि गोगी भट्ट को जब अदालत में आएगा बेल के लिए, बेल लेकर जब बाहर निकलेगा तो उस पर अटैक किया जाएगा, उसको कत्ल किया जाएगा, ऐसा गोगी भट्ट का कहना है। और उसके लिए ट्रक्का वाला ख़ानदान ने शूटर्स भी हायर किए हुए थे, ये भी इल्ज़ाम लगाया गया है। और वो शूटर जो थे उनको सेशन कोर्ट के करीब ही एमए कॉलेज के पास एक घर भी किराए पर लेकर रखा हुआ था कि अगर उनको जब इतला मिलती है कि गोगी भट्ट आया हुआ है अदालत में, तो वो फौरी तौर पर वहाँ से निकल कर, और साथ ही सेशन कोर्ट है, वहाँ पर पहुँचें और
थड़ा मारें उसका, गोगी भट्ट का, और उस पर हमला करके अपना मकसद पूरा करें। इस वजह से गोगी भट्ट ने कहा कि मैं पेश नहीं हुआ और मैंने ज़मानत नहीं करवाई। और यही शूटर्स जो मेरे लिए हायर किए गए थे, उन्होंने फिर जावेद भट्ट का कत्ल प्लान किया, और जावेद भट्ट जो हमारे बेनोई थे, उनको उन्होंने FC कॉलेज के करीब इन्हीं शूटर्स के ज़रिए कत्ल करवाया। गोगी भट्ट ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से, CCPO से, IG पंजाब से, DIG इन्वेस्टिगेशन से अपील की है कि वो मेरे केस को देखें, मेरे साथ मेरिट करें। मैं सिर्फ मेरिट की बात करता हूँ, मैं कोई फेवर नहीं मांगता, और इसमें ईमानी कुरानी मैं बेगुनाह हूँ। अगर मेरे गुनहगार होने के कोई सबूत हैं तो मेरे सामने रखें, मैं उनको कबूल करूँगा, और मैं अपना जुर्म भी कबूल करके सज़ा भुगतने के लिए भी तैयार हूँ। तो आने वाले दिनों में देखते हैं अब इस केस का फ़ैसला क्या होता है, किस रुख पे जाता है। ये 23 तारीख को बहस होती है या मज़ीद कोई तारीख मिलती है, या उसी डेट पे फ़ैसला ज़मानत कन्फर्मेशन या ज़मानत जो है वो ख़ारिज होने का फ़ैसला होता है। ये आने वाले 2-3 दिनों में पता लग जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।